Hello everyone, welcome to next lecture of Complex Analysis PYQ Practice Series for GATE 2025 एग्ज़ाम। पिछले दो लेक्चर्स में हमने नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन की जीरोज़ के बारे में पढ़ा था। तो जो आज वाला लेक्चर में है उसमें हम आगे दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। एक तो यही है कि नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन की जीरोज से रिलेटेड कि क्लोज्ड कंटूर में कितनी जीरोज होती है नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन की, और दूसरा कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी थ्योरम। तो दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बेसिकली ये जो आइडेंटिटी थ्योरम वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इसी वाले पहले वाला जो है ये नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन की जीरोज वाला यहीं से कनेक्ट होकर ये आइडेंटिटी थ्योरम वाला आया है। तो इसीलिए हम इन दोनों को एक साथ में ही पढ़ेंगे ताकि लिंकअप कर सकें कि कैसे प्रूफ कर पाएंगे हम इन चीज़ों को, और प्रूफ भी देखेंगे साथ में दोनों ही जो थ्योरम्स हैं इनके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने पिछले लेक्चर में जो एनालिटिक फंक्शन की जीरोज़ की बात कर रहे थे हम लोग, तो उसमें हमने एक कोरोलरी ये वाली पढ़ी थी कि जो नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है, कोई भी नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन, उसकी जो जीरोज़ होती हैं वो जीरोज़ आइसोलेटेड होती हैं सारी। ये वाली चीज़ हमने पढ़ी थी। ठीक है, आइसोलेटेड जीरोज होती हैं नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन की। अब हम क्या करेंगे, अभी आगे इसी चीज़ में ये देखेंगे। ये तो हमने इस पर कोई कंडीशन नहीं बोली थी, ये सिर्फ हमने ये बोला था कि पूरे सी प्लेन में जो जीरोज होते हैं वो आइसोलेटेड होती हैं। चाहे अब हम सी प्लेन का छोटे से छोटा पार्ट है उसमें देखें या फिर पूरे सी प्लेन में देखें, हमेशा क्या मिलेंगी, नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन की जीरोज हमें आइसोलेटेड ही मिलेंगी। मतलब ऐसा नहीं मिल सकता कि कहीं पर कोई क्लस्टर बन गया, मतलब जीरोज का सेट है और उसका कोई लिमिट पॉइंट मिल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अभी इसमें हम आगे ये वाली चीज़ देखेंगे कि अभी अगर हम एक कोई नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है उसकी नंबर ऑफ जीरोज की बात करें एक क्लोज्ड कंटूर में, कि एक क्लोज्ड कंटूर के अंदर जो उसकी जो जीरोज हैं वो कितनी हो सकती हैं, मतलब काउंटेबल या अनकाउंटेबल। जैसे हमने क्या बोला था कि जो कोई भी एनालिटिक फंक्शन है नॉन कांस्टेंट है, नॉन कांस्टेंट लगा लो या फिर कांस्टेंट। कांस्टेंट के लिए तो हमें पता है कि दो तरीके से हो सकता है। कांस्टेंट में तो या तो जीरो हो गया या फिर कोई नॉन जीरो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। जीरो की तो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ जीरोज थी। ठीक है, और जो नॉन जीरो कांस्टेंट है उसके पास कोई जीरो नहीं हो सकती है। तो कांस्टेंट फंक्शन के लिए तो क्लियर है। तो कांस्टेंट फंक्शन के लिए इसलिए हमें किसी थ्योरम की ज़रूरत नहीं है, उसका हमें पता है कि अगर जीरो कांस्टेंट हो गया तो अनकाउंटेबल, और नॉन जीरो कांस्टेंट फंक्शन हो गया तो उसके पास कोई जीरो ही नहीं है, मतलब उसकी जीरोज का सेट क्या आ जाएगा, फाई बन जाएगा। ठीक है, और जो जीरो कांस्टेंट जो फंक्शन है उसकी जीरोज का सेट क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा सी प्लेन बन जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। मेन बात है हमारी नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन के ऊपर, तो इसीलिए इसके ऊपर ये वाली थ्योरम है कि अब नॉन, ये वाली चीज़ तो हमने पढ़ ली थी कि जो सारी जीरोज होंगी नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन की आइसोलेटेड तो हैं। पर अब हम अगर किसी ये वाली बात करें कि कोई हमारे पास क्लोज्ड कर्व है, क्लोज्ड कर्व या फिर क्लोज्ड कंटूर भी दिया मिल सकता है आपको, कि जैसे ये वाला है, ये एक क्लोज्ड कर्व है, क्लोज्ड कंटूर सर्कल हो गया, जैसे क्लोज्ड कंटूर या फिर क्लोज्ड कर्व है ये वाला भी। ठीक है, ऐसे करके ये वाली हो गई। ठीक है, ऐसे हो गई। इस तरीके से कोई भी किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप की हो, चाहे कि कोई भी क्लोज्ड कर्व है हमारे पास, और हमारा फंक्शन अगर नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है तो उसकी जीरोज इस किसी भी क्लोज्ड कर्व के अंदर जितनी जीरोज होंगी ना वो हमेशा फाइनाइट होंगी। मतलब ऐसी होंगी जिनको आइसोलेटेड तो होंगी ही होंगी, ये तो हमें पता है। आइसोलेटेड तो इसके बाहर भी होंगी, वो भी सारी आइसोलेटेड होंगी। ठीक है, पर ये हो सकता है कि यहाँ से बाहर है वो अनकाउंटेबल नंबर ऑफ जीरोज हो या काउंटेबल हो, हमें नहीं पता इस कर्व के बाहर। पर ये जो क्लोज्ड कर्व है इसके अंदर जो जीरोज होंगी सारी वो फाइनाइट, सॉरी बाहर हैं, अनकाउंटेबल तो वो भी नहीं, ये वाली जो होंगी इनके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन जो अंदर वाली जो है ना वो हमेशा क्या होंगी, फाइनाइट होंगी। तो फाइनाइट होंगी तो काउंटेबल भी होंगी। ठीक है,
तो इस वजह से अभी हमें ये वाली चीज़ प्रूव करनी है, और दूसरी हमें क्या प्रूव करनी है, आइडेंटिटी थ्योरम। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन आर फाइनाइट इनसाइड एनी क्लोज्ड कर्व सी। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि हम किसी क्लोज्ड कर्व के अंदर बात कर रहे हैं, कि जैसे मान लो अगर हमने ये वाला वर्ड हटा दिया ना, कि सिर्फ इतना बोला नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन आर फाइनाइट इनसाइड ए क्लोज्ड कर्व वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये स्किप कर दी ना, तो जैसे देखो हम एग्जांपल ले सकते हैं। कौन सा एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल लिया जैसे पिछले लेक्चर में ही हमने साइन जेड का एग्जाम्पल लिया था। साइन जेड इज इक्वल टू जीरो। साइन जेड कहाँ पर जीरो था, जहाँ पर जेड इज इक्वल टू एन पाई। ठीक है, जहाँ वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो ये वाला जेड है, ये इंटीजर वाला जेड है, ऐसे करके, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है, सिंपल वाला जेड। तो यहाँ पर ये वाली जीरो हमने देखा था, ये तो एन, क्योंकि एन ये वाला नेचुरल एन है जो वो इंटीजर से आ रहा है, तो इंटीजर्स का सेट तो क्या होता है, काउंटेबली इनफाइनाइट होता है। तो ये वाली जो जीरोज है ये तो इनफाइनाइट आ गई, फाइनाइट तो नहीं हुई। पर ये जो जीरोज है ये पूरे सी प्लेन के ऊपर बात हो गई ना, ये तो यहाँ से ऐसे आती जाएंगी, और नेगेटिव साइड से भी, और माइनस पाई यहाँ से जीरो, और पाई इधर फिर 2 पाई एंड सोन इधर -2 पाई, ये वाली करके। पर ये तो पूरे सी प्लेन की बात है। अगर हम यहाँ पर जैसे अगर इसी में हम देखें कि भाई हमारा तो ना, हमारी क्लोज्ड कर्व एक ये है, हमने ले लिया कि मोड जेड इज इक्वल टू पाई, यानी पाई रेडियस का ओरिजिन के ऊपर हमने एक सर्कल ले लिया कि ये वाली है। ठीक है, ये वाली हमने ये ले लिया, क्लोज्ड कंटूर ये ले लिया। तो इसके अंदर अब देखो, इसके अंदर, इसके इनसाइड हम बाउंड्री की बात भी नहीं कर रहे कि बाउंड्री पे कितनी है, बाहर कितनी है, हम सिर्फ इसके इनसाइड की बात करें। तो इसके इनसाइड देखो, सिर्फ यहाँ पर जीरो है, सिर्फ एक जीरो है, जीरो के ऊपर जेड इज इक्वल टू जीरो इज द ओनली जीरो ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड इनसाइड मोड जेड इज इक्वल टू पाई एंड वेयर साइन जेड इज नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, तो अभी जैसे इसको थोड़ा और बड़ा कर लेंगे हम। जैसे हम मान लो इसकी रेडियस हमने थोड़ी और बड़ी करी है यहाँ से, मतलब ये वाले यहाँ पर हमारा जीरो था, पाई था, यहाँ से 2 पाई है, यहाँ से -पाई है, और इधर -2 पाई है, एंड सो लेफ्ट राइट में ऐसे ही बाकी और जीरोज भी आ जाएंगी इसकी। तो यहाँ से अगर हम अब देखेंगे इसको, ये मान लो मैंने ले लिया मोड जेड इज इक्वल टू 2 पाई के अंदर देखना है, या फिर ये लगा लो मोड जेड इज इक्वल टू, मैंने ये वाला, ठीक है, 2 पाई के अंदर। तो अब ये वाला है जो मोड जेड इज इक्वल टू 2 पाई, ये बन गया। ठीक है, अब इसके इन साइड में देखो साइन जेड की 1 2 3 3 जीरोज आ गई। ठीक है, फाइनाइट ही हैं ये वाली, ऐसे मतलब ये हमने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया है ताकि साइन जेड वाले की हम आसानी से निकाल पाते हैं, और ये वाला हम बिल्कुल विजुअलाइज करने के लिए कि ऐसे ऐसे हाँ ये फाइनाइट ही होते हैं। जैसे कि और देख सकते हैं, जैसे हमने ये वाला एग्जांपल लिया था, z-1 का होल स्क्वायर इंटू z-z+2 ऐसे लगा लो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 है, और यहाँ पर 0 है, -1 है, -2 है, ऐसे करके। अब ये वाली जो जीरोज़ हैं, इसकी देखो, इसकी तो जीरोज सारी ही जो जीरोज़ हैं, ये वाले जीरोज़ खुद ही फाइनाइट है, मतलब पूरे सी प्लेन में ही फाइनाइट जीरोज़ हैं। तो हम कोई भी क्लोज्ड कर्व उठाएंगे सी के अंदर, उसमें भी फाइनाइट ही होंगी। मतलब जैसे यहाँ पर 1 के ऊपर रिपीटेड जीरो है, 1 के ऊपर 2 टाइम्स है, और -2 के ऊपर है एक ज़ीरो। ठीक है, मान लो अगर हम कोई ऐसा यहाँ तक का उठाएं, या फिर हम ये वाला उठाएं, या फिर हम ये वाला उठा लिया। अब देखो ये रेड वाले के लिए भी हमें पता चलेगा कि ये वाली चीज़ मतलब कैसे है, कि इसमें एक भी नहीं आ रही। अब ये ऐसा कुछ उठा सकते हैं, पूरा का पूरा ज़्यादा से ज़्यादा होगा, उसमें तीनों की तीनों जीरो हो जाएंगी, -2 1 1 तीनों आ जाएंगे, मतलब मल्टीप्लिसिटी के साथ। तो ऐसा हो जाएगा। अब देखो जैसे ये रेड वाला, इसमें तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर तो एक भी नहीं आई। तो ये वाली चीज़ हमें नोट करनी है कि जहाँ अगर जीरोज हैं, तो अब जैसे कि ये हो सकता है कि इस वाले के अंदर तो एक भी जीरो नहीं आ रही, मतलब मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कितनी हो सकती है, फाइनाइट, कि अगर उसके अंदर जीरोज आ रही हैं उस वाली कर्व के अंदर, तो मतलब
मैक्सिमम फाइनाइट जीरोज़ हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उस कर्व में जीरोज़ आ ही नहीं रही हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास फंक्शन ही ऐसा है कि उसके पास ज़ीरोज़ ही नहीं है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, मतलब ये वाली जो थ्योरम है ना, ये वैलिड तभी है कि अगर फंक्शन के पास ज़ीरोज़ हुई, नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन कोई ऐसा ले रखा है उसके पास ज़ीरोज़ हैं, देन हम ये वाली बात करेंगे कि फाइनाइट होंगी क्लोज्ड कंटूर में वो करके। क्योंकि जैसे अगर हमने e की पावर z ले लिया, ये भी नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है, इसकी किसी भी क्लोज्ड कर्व c के अंदर जीरोज़ नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि इसके तो पूरे सी प्लेन में कहीं पर भी जीरो नहीं होता ये तो यानी ये वाली चीज़ हमें देख कर चलनी है कि अगर कोई ऐसा ही फंक्शन ले लिया कि जीरोज़ ही नहीं है, तो ट्रिवियली हमारी थ्योरम है वो ट्रू हो जाएगी। मतलब इसके पास तो एक भी जीरोज़ नहीं है, तो कोई भी क्लोज्ड कंटूर उठाएंगे उसमें हम ऐसे होता है ना, जिसके मतलब जो यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जीरोज़ का सेट इस क्लोज्ड किसी भी क्लोज्ड कंटूर के अंदर जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं, ये लगा लो कि उस नंबर ऑफ़ जीरोज़ के सेट को हमने एस बोल दिया, तो उसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी? फाई हो जाएगी। और फाई को तो हम फाइनाइट लेकर चलते हैं, फाई को तो हम फाइनाइट सेट काउंट करते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर भी जैसे ये रेड वाला लिया ना कि इसके अंदर एक भी नहीं है जीरो, तो हाँ यहाँ पर फाई यानी फाइनाइट हो गया ये वाला भी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एटमोस्ट फाइनाइट ज़ीरोज़ होंगी, ठीक है। फाइनाइट लिख दो या फिर एटमोस्ट फाइनाइट लिख दो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। अब हमें ये वाली तो आई थिंक हमने इसके ऊपर काफ़ी डिस्कस कर लिया है, तो वैसे भी इसका बिना प्रूफ भी हमारा काम चल सकता है, पर हम देखते हैं एक बार जल्दी से इसका कि ये वाली चीज़ कैसे है, मतलब कैसे बोल रहे हैं हम ये वाली चीज़ की फाइनाइट ही होंगी, इनफाइनाइट नहीं हो सकती। तो देखो जो फाइनाइट जीरोज़ वाला है ना, जैसे मतलब ऐसा एनालिटिक फंक्शन है नॉन कांस्टेंट एनालिटिक जिसकी जीरोज़ है ही फाइनाइट पूरे सी प्लेन में, उसके लिए तो ऑब्वियसली ट्रू मतलब हमें दिख ही जाएगा कि ये ऐसा हो रहा है। जैसे हमने z-1 का होल स्क्वायर इंटू z+2 वाले के लिए लिया, इसके लिए तो हमें बिल्कुल दिख रहा है। ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन कहाँ पर हो सकते हैं, कौन से वाले के लिए? ऐसे फंक्शन के लिए जिसके पास पूरे सी प्लेन के अंदर अगर हम जीरोज़ की बात करें, मतलब उसकी ओवरऑल जो नंबर ऑफ़ जीरोज़ हैं अगर इनफाइनाइट हो रही हैं, तो जैसे कि हम साइन जेड के लिए बात कर रहे थे, ओवरऑल तो उसकी जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं वो कितनी है? इनफाइनाइट है सी प्लेन में। तो ऐसे फंक्शन के लिए हमें आगे देखना है, मतलब जिसकी इनफाइनाइट बन रही हैं उसके लिए हमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि पूरे सी में तो इनफाइनाइट हैं भाई, और यानी उसका छोटा सा कोई क्लोज्ड कर्व है उसके अंदर कितनी होंगी, ठीक है, उसके बाहर कितनी है। जैसे कि हम अब अभी अगर जैसे साइन जेड वाले की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रूफ इसका देखेंगे थोड़ा, एक बार इसको थोड़ा और ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बोला ये जीरो है, यहाँ पर पाई माइनस पाई है, यहाँ पर पाई है, ऐसे 2 पाई -2 पाई एंड सो ऑन, इधर ऐसे ऐसे मतलब डिस्क्रीट पॉइंट्स के ऊपर, पर ऐसे ऐसे हैं यहाँ पर, मतलब ऐसे इधर इधर मतलब गैप है थोड़े थोड़े पर डिस्क्रीट पैटर्न्स में, पर हैं जीरोज़, मतलब आइसोलेटेड तो हैं पर हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज, काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। तो अभी हम जब ये वाले सर्कल की बात कर रहे थे कि इसके ये वाले जो क्लोज्ड कंटूर है या फिर क्लोज्ड कर्व है इसके अंदर फाइनाइट जीरो है, जैसे यहाँ पर हमने ये वाला केस ले लिया, इसके अंदर एक जीरो है, ठीक है। अब इसके बाहर जो जीरोज बच गई वो इनफाइनाइट है ना। ये वाली चीज़ है कि बाहर कितनी भी हो सकती हैं, हमें नहीं पता फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, पर इनसाइड होनी चाहिए एट मोस्ट फाइनाइट, ठीक है। तो अभी यहाँ से हमें ये देखना है, हमने मान लिया कि एक कर्व सी है, लेट अस अज्यूम दैट इनसाइड ए क्लोज्ड कर्व सी देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज ऑफ नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन, की एक नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है और कोई क्लोज्ड कर्व सी के अंदर उसके पास कितनी जीरोज है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज हैं। हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, हमें फाइनाइट दिखाने हैं, हम इनफाइनाइट लेकर चलेंगे, ठीक है। तो अब अगर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट में दो तरीके से हो सकते हैं, चाहे वो काउंटेबली इनफाइनाइट हो या अनकाउंटेबली इनफाइनाइट हो, ठीक है। पर हमने मानना है कि वो इनफाइनाइट है, मतलब कोई क्लोज्ड कर्व सी ये वाला है, इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज हैं, ठीक है, ये वाली।
अब ऐसा भी हो सकता है कि उनको हम काउंट कर सकते हों या फिर अनकाउंटेबल काउंट नहीं कर सकते हो, हमें नहीं पता। मतलब कि कार्डिनलिटी वाइज अगर हम बोलें तो यानी कि इसकी कार्डिनलिटी इनफाइनाइट भी हो सकती है, या फिर मतलब जो हम वो बोले थे ना अनकाउंटेबल के लिए, जो हम बोलते थे सी और अल्फ नोट करके, तो वो वाले कार्डिनलिटी वाइज ऐसे भी देख सकते हैं। पर वो वाली चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी जरूरी नहीं है, हमारा सिर्फ यहाँ पर इनफाइनाइट वर्ड इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये काउंटेबल अनकाउंटेबल हम स्किप कर सकते हैं, पर अगर याद है तो अच्छी बात है। तो अगर हमने मान लिया कि इनफाइनाइट है तो क्या हो जाएगा, अब ये देखो ये क्या है, एक क्लोज्ड कर्व है, ठीक है, क्लोज्ड कर्व है। और ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जीरोज का जो सेट है, ठीक है, जो अब जीरोज का जो सेट है वो क्या हो गया, इस क्लोज्ड कर्व के अंदर जीरोज फंक्शन की जीरोज का सेट इनफाइनाइट है, यानी फंक्शन की जीरोज के सेट की कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है यहाँ पर इस कर्व के अंदर। तो क्या हमें पता है कि बोल्जेनो-वेरेस्ट्रस थ्योरम से हम क्या बोलते हैं कि एक सेट जो इनफाइनाइट भी है प्लस बाउंडेड भी है, उसके पास क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है। अब हम वो चीज़ यहाँ पर क्यों यूज करें, क्योंकि देखो यहाँ पर हमने बोला है ना कि ये इसके अंदर हैं सारी जीरोज, इस कर्व के अंदर है, मतलब इस कर्व के अंदर जो भी सारी जीरोज हैं वो इनफाइनाइट है नंबर्स में। यानी कि यहाँ पर ऐसे ऐसे हमने मान लिया कि जीरोज हैं इसके अंदर, इनफाइनाइट जीरोज हो गई, ठीक है, मतलब वो जीरोज का सेट जो इसके अंदर है वो इनफाइनाइट है। और बाउंडेड क्यों बोला, क्योंकि यानी ये वाली जो कर्व है ना, इस कर्व से तो बाउंडेड ही है कि जैसे मान लो यहाँ पर कोई होगा पॉइंट, ये कोई जीरो है फंक्शन की, ये ब्लू पॉइंट जो मार्क किया, तो ये कोई मान लिया मैंने जेड नोट है, मतलब जेड वन मान लिया, ठीक है, ये जेड वन ये जीरो है, तो ये वाले जो कर्व के ऊपर वाले जो पॉइंट है उनसे तो छोटे ही मॉडुलस का होगा ये वाला जो पॉइंट है, यानी ये कर्व वाले जो पॉइंट है इनसे तो छोटे ही मिलेंगे, तो इस वजह से बाउंडेड भी हैं। ये जो जीरोज का सेट है मतलब ये सारे ही पॉइंट है इसके अंदर है, इनसाइड है, तो इसलिए हमने क्या बोला है कि ये जो जीरोज का सेट है वो इनफाइनाइट तो है ही, हम मानकर चलें, और साथ में क्या हो गया, बाउंडेड भी हो गया, क्योंकि इस कर्व के अंदर है वो सारे। तो इसका मतलब ये जो जीरोज का सेट है वो इनफाइनाइट प्लस बाउंडेड हो गया। और हमें पता है कि एनी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज़ अ लिमिट पॉइंट, तो किसी भी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट के पास क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। सो बाय बोल्जेनो-वेरेस्ट्रस थ्योरम, और वो इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है कौन सा, हमारा यहाँ पर सेट ऑफ जीरोज, जीरोज का सेट की हम बात कर रहे हैं। तो इसीलिए बाय बोल्जेनो-वेरेस्ट्रस थ्योरम द सेट ऑफ जीरोज ऑफ एफ जेड की जो जीरोज का सेट है वो क्या हो गया, इनफाइनाइट प्लस बाउंडेड हो गया, तो उसके पास एक क्या मिलेगा, लिमिट पॉइंट मिलेगा, ठीक है, लिमिट पॉइंट मिलेगा। तो अब क्या है, लिमिट पॉइंट मिलेगा तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास एक सीक्वेंस एफ जेड ऐसी एग्जिस्ट कर जाएगी जो उस लिमिट पॉइंट जेड नोट को कन्वर्ज करेगी, ठीक है। मतलब कि अगर जो जेड एन है ना, देखो अब ये जेड एन क्या है, जीरोज की सीक्वेंस है, मतलब जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड फोर एंड सो ऑन, यहाँ पर एन नेचुरल नंबर है। तो ये जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड फोर एंड सो ऑन, ये वाले जो नंबर्स हैं ये क्या है, ये सारे फंक्शन की जीरोज हैं, ये सारे जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड एन, और यही इन्हीं जीरोज से हमने क्या बनाई है, जेड एन एक सीक्वेंस बनाई है, ठीक है, क्योंकि लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर गया। तो यानी ये सारी जीरोज हैं वो किस जीरोज की एक तरीके से ये सीक्वेंस हो गई कि इन जीरोज की सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ज करेगी, उस लिमिट पॉइंट को कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो ये जीरोज की सीक्वेंस लिमिट पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से अब ये चीज़ है, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखो एनालिटिक है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा और फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा, ऑब्वियस है ये वाली बात। तो फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा तो कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि फंक्शन के कंटिन्यूस होने के लिए हमें ये वाली चीज़ पता थी कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो अगर हम क्या लेते हैं, कोई भी सीक्वेंस लेते हैं जेड एन, अगर वो कन्वर्ज करती है किसी पॉइंट जेड नोट को, देन हम क्या बोलते हैं कि जो एफ ऑफ जेड एन होती है वो एफ ऑफ जेड नोट को कन्वर्ज करती है। देखो ये वाली चीज़ कहाँ जाके कनेक्ट हो गई, कंटिन्यूटी से, ठीक है। तो हमें ये चीज़ का हमें पता है, और हमारा फंक्शन तो क्या है,
एनालिटिक है तो ऑब्वियसली कंटिन्यूस तो है ही। तो यहाँ से हमें जो सीक्वेंस हमने बोल दिया कि भाई जीरोज के का जो सेट है ना उसका तो लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर गया जेड, और हमने मान लिया कि जेड नोट वो लिमिट पॉइंट है। तो जीरोज की सीक्वेंस जब लिमिट पॉइंट है जीरोज की सीक्वेंस का, तो जीरोज की सीक्वेंस उस लिमिट पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। और हमारा फंक्शन अगर एनालिटिक है तो वो कंटिन्यूस है, और कंटिन्यूस होने की वजह से उस प्रॉपर्टी से हमने बोल दिया कि जेड एन अगर जेड नोट को कन्वर्ज कर रही है तो एफ ऑफ जेड एन एफ ऑफ जेड नोट को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो एफ ऑफ जेड एन एफ ऑफ जेड नोट को कन्वर्ज करेगी क्योंकि हमने बोल दिया कि कंटिन्यूस फंक्शन तो है। तो यहाँ से क्या है, एंड एफ ऑफ जेड एन इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल जेड एन। ये वाली चीज़ भी हमें यहाँ पर लिखनी है, फॉर ऑल जेड एन। ये वाली चीज़ भाई अब क्यों बोली है, देखो यहाँ पर क्या है कि हमें पता है कि एफ ऑफ जेड एन क्या है, जेड एन सारी जीरोज हैं यानी कि फंक्शन जेड वन के ऊपर भी जीरो है, एफ ऑफ जेड टू भी जीरो है, जेड टू के ऊपर भी जीरो है, एंड सो ऑन एफ ऑफ जेड एन के ऊपर भी जीरो है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं एफ ऑफ जेड एन इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल जेड एन, सारे के सारे जेड एन के लिए। तो इसका मतलब जो एफ ऑफ जेड एन वाली जो सीक्वेंस होगी, ये जो एफ ऑफ जेड एन वाली सीक्वेंस है वो तो 0 0 0 0 एंड सो ऑन ये वाली बनेगी, ये वाली यहाँ से जो बनेगी। ये तो इसका मतलब ये तो एक कॉन्स्टेंट सीक्वेंस बन गई, कांस्टेंट जीरो सीक्वेंस, यानी कि हम ये बोल सकते हैं इसकी रेंज है वो सिंगलटन जीरो आएगी। इधर वाली तो जीरो बन गई, एफ ऑफ जेड एन जीरो हो गई, तो यहाँ से ये वाली पूरी जीरो हो गई। तो ये वाली जो कन्वर्ज कर रही है एफ ऑफ जेड नोट की वैल्यू को, यहाँ से तो हमें एफ ऑफ जेड एन तो ये मिल गई ना क्लियरली 0 0 0 0, यानी जीरो सीक्वेंस। जीरो सीक्वेंस तो जीरो को ही कन्वर्ज करती है, यानी कि एफ ऑफ जेड नोट को कन्वर्ज कर रही थी, तो एफ ऑफ जेड नोट की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0 मिल गई। ठीक है, एफ ऑफ जेड नोट की वैल्यू हमें 0 मिल गई। तो यहाँ से क्योंकि यही चीज़ लिख रखी कि एफ ऑफ क्योंकि सारे जेड एन जीरो थी फंक्शन की, इसलिए तो ये एफ ऑफ जेड वन सीक्वेंस जीरो सीक्वेंस बन गई। तो यानी जीरो सीक्वेंस जीरो को कन्वर्ज करती है, यानी एफ ऑफ जेड नोट की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब एफ ऑफ जेड नोट की वैल्यू 0 आ गई, दैट मीन्स क्या हो गया, जेड नोट एक जीरो है फंक्शन एफ जेड की। जेड नोट इज जीरो ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जेड। फंक्शन एफ जेड जो हमारा था नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन, उसकी जीरो कौन बन गया, जेड नोट। और जेड नोट क्या था, जेड नोट तो हम लिमिट पॉइंट लेकर चले थे फंक्शन की, जो जीरोज के सेट का लिमिट पॉइंट है, यानी कि जो फंक्शन की जीरोज के सेट का जो लिमिट पॉइंट आया था वो भी फंक्शन की एक जीरो बन गया। ठीक है, अब ये भी फंक्शन की एक जीरो बन गया, चलो ठीक है जीरो बन गया, लेकिन हमने हमने हमारे फंक्शन को क्या बोला हुआ है, नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन। पर हमने तो ये वाली चीज़ भी पढ़ी हुई है कि पिछले ही लेक्चर में हमने रिवाइज किया था कि नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन की जो जीरोस होती हैं वो हमेशा आइसोलेटेड होती हैं। ठीक है, दैट मीन्स ये जो जेड नोट है ये तो जीरोज का लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता, क्योंकि ये यहाँ से हमारे पास ये आ गया ना कि ये जीरो बन गया एफ जेड की, और नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन की जीरो है ये जेड नोट। तो फिर तो ये क्या होगा, कभी भी लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि वो सारी जीरोज तो आइसोलेटेड होती हैं। तो ये जेड नोट भी तो आइसोलेटेड पॉइंट बनेगा ना जीरोज के सेट का। ठीक है, पर ये तो हमने लिमिट पॉइंट बोला हुआ है, और लिमिट कोई ऐसा पॉइंट जो लिमिट पॉइंट भी हो और आइसोलेटेड पॉइंट भी हो ही नहीं सकता ऐसा। आइसोलेटेड है तो वो लिमिट पॉइंट नहीं बन सकता, और लिमिट पॉइंट है तो आइसोलेटेड नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आइसोलेटेड हमने रियल एनालिसिस में पढ़ रखा है कि आइसोलेटेड पॉइंट तो ऐसा होता है जिसके अराउंड हम एक नेबरहुड तो कम से कम ऐसा ड्रॉ कर पाएँ जिसके अंदर उस सेट का कोई भी मेंबर ना हो। यानी कि इस जो हम जीरोज के सेट की बात कर रहे हैं, उस जीरोज के सेट का कोई भी एक नेबरहुड तो कम से कम ऐसा बन जाएगा जिसके अराउंड में फंक्शन के जीरोज के सेट का एक भी मेंबर ना हो, यानी कि फंक्शन की एक भी जीरो ना मिले जिसके अंदर, एक भी जीरो ना मिले जिसके अंदर, फिर तो ये जीरोज के सेट का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि लिमिट पॉइंट का मतलब तो ये है उसके हर एक नेबरहुड में फंक्शन उस सेट का कम से कम एक मेंबर मिले, यानी कि इस जेड नोट के नेबरहुड में फंक्शन की कम से कम एक जीरो मिले।
ठीक है, और कम से कम एक जीरो में फिर वो वाली चीज़ हो जाती है। हर एक नेबरहुड में कम से कम एक का मतलब क्या होता है, यानी कि इनफाइनाइट जीरो जो इनफाइनाइट मेंबर्स हो जाते हैं उस सेट के, यानी इस जीरोज के सेट की इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगी। तो दोनों चीज़ें तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। एक चीज़ बोल रही है कि आइसोलेटेड पॉइंट है, एक चीज़ बोल रही है लिमिट पॉइंट है। दैट मीन्स जो हमारी एजम्पशन है वो गलत है। ये जो जेड नोट है ये कभी भी फंक्शन की जीरो नहीं बन सकता। जीरो क्यों नहीं बन सकता, हम क्या लेकर चले थे, हम ये वाली चीज़ लेकर चले थे कि हमारे जो क्लोज्ड कर्व के अंदर फंक्शन की जो जीरोज है वो इनफाइनाइट है। दैट मीन्स फंक्शन की जीरोज क्लोज्ड नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन की जीरोज हैं वो क्लोज्ड कर्व के अंदर कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकती। ठीक है, एट मोस्ट फाइनाइट जीरोज होंगी, या तो ऐसा हो सकता है कोई जीरो ही ना हो उसके अंदर। मतलब अगर हम फंक्शन ही ऐसा ले लें जैसे ई की पावर जेड ले लिया, ठीक है, तो कोई जीरो पूरे सी प्लेन में ही नहीं है इसकी, तो एक क्लोज्ड कर्व में तो मिलेगी कैसे। तो ऐसे करके तो या फिर ये ऐसा होगा कि फाइनाइट मिलेगी, इनफाइनाइट कभी नहीं हो सकती। दैट मीन्स हैंस प्रूव्ड कि हमारी जो थ्योरम है वो प्रूव हो गई जो हमने बोला था। हैंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग that hence zeros of non-constant analytic function inside a closed curve are finite in number. in fact हम क्या बोलेंगे, at most finite। ठीक है, at most finite भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। तो that was the proof and I hope कि आपको अच्छे से ये वाला प्रूफ समझ आ गया होगा और रिवाइज हो गया होगा सही से। तो जो आइडेंटिटी थ्योरम है उसको हम अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए आप ये वाला बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको स्पेशली जो इसका प्रूफ है इसीलिए इसका प्रूफ मतलब डिस्कस किया है मैंने, क्योंकि इसका प्रूफ ही बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मतलब कितनी चीज़ें ये देखो, एनालिटिक होने से और फिर वहाँ से हमने कंटिन्यूटी से कनेक्ट करके कंटिन्यूटी और फिर हमें लिमिट पॉइंट BVT लगाकर और ये सब चीज़ें कितना सारा मतलब सारी चीज़ें कनेक्ट हो गई हैं पिछली चीज़ें वहाँ से, तो इसलिए ये वाली चीज़ इम्पोर्टेंट है। और अब ये हम क्योंकि ऐसी मतलब ये एक वे है कि इस तरीके से हमें सोचना है इन चीज़ों को, ताकि हम अपने मतलब क्वेश्चंस में भी लगाएंगे तो हमें ऐसा ना हो कि हमने मतलब रट्टा मार रखा है इन चीज़ों का, ऐसा ना लगे। इसीलिए ये मतलब प्रूफ्स हैं वो हमने मतलब चाहे जब हम बिल्कुल लास्ट में रिवाइज कर रहे हैं तब हम ना करें इन चीज़ों को, तब हम क्वेश्चन लगाएं, लेकिन एक बार इनको देखना पक्का है कि हाँ क्यों ये वाली चीज़ हुई है, क्यों ये वाली थ्योरम हमने ऐसे बोली है, ताकि हम इनकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से कर पाएंगे फिर। ठीक है, तो जो ये वाला मतलब इसका स्पेशली अलग से मतलब इसका फिर आगे ये हमें समझ आ गया, तो हमें इस वाली चीज़ की डायरेक्टली यूं कि यूं हमें है आप ये सोच सकते हैं कि हमने आइडेंटिटी थ्योरम का आधे से ज़्यादा काम कर लिया है प्रूफ का, क्योंकि आइडेंटिटी थ्योरम में यही वाली जो स्टेटमेंट है वो यूज होगी डायरेक्टली। तो इसलिए हमने बिल्कुल आइडेंटिटी थ्योरम में तो थोड़ा सा आगे मतलब इसी का यूज करके आगे एक्सटेंड करना है और उसकी जो डेफिनेशन है वो देखनी है, तो वो आराम से अब समझ आ जाएगी अगर ये वाला समझ आ गया। तो इसीलिए हमने ये प्रूफ किया है। तो इस वजह से ताकि हमारा आगे जो नेक्स्ट वाला लेक्चर आइडेंटिटी थ्योरम का वो और भी अच्छे से हमें समझ आ जाए और हमें बिल्कुल अच्छे से ऐसे हो जाए कि हाँ आइडेंटिटी थ्योरम का मैंने सिर्फ स्टेटमेंट नहीं करी कि मुझे प्रूफ पता है, इस वजह से मतलब आपको ये वाली चीज़ ये हो जाएगी कि हाँ मुझे ये वाला प्रूफ सही से क्लियर है इस वजह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मतलब बिल्कुल ही अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।